Very good afternoon to all. Uh, Today's session is about the GS Mains session 2, and today we are going to cover geography, environment, IR, where we are in geography, we are going to include the physical and human geography, environmental issues, and international relations. You have been analyzing the previous year paper. These sessions which we are undertaking are a session to make you align with uh, more about what exactly uh, जो आपके जो अभी आपके पास 65 days रह गए हैं, आप कैसे एक एक माइलस्टोन को कंप्लीट करें. इफ यू गो विथ आवर शेड्यूल विच इज देयर इन द ब्रोशर, जो जो हमने कर रखा है सेशन वाइज, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर. करंट अफेयर ऐड करना, हमने इसमें आगे एक बूस्टर सेशन भी डाला है जहाँ पे हम करंट अफेयर का सेशन भी करेंगे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सेशंस एंड ऑल द नॉलेज ये आपको सेल्फ करना है. इट इज अवेलेबल. People who are self studying, who are preparing for their own, only thing that matters from the day one I have been saying here is writing, getting it evaluated, improving your writing point, जो भी evaluation point आया, whichever you agree upon. This exam is not an academic exam. It is about your presence of mind, आपका well awareness जो आपके आंसर्स में दिखेगा. यू आर अवेयर दैट जीएस मेन सेशन में 20 क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे आपको बहुत अच्छी तरह तैयार हुए होंगे, आपको प्यार आ जाएगा, आप टाइम एक्सीड कर जाओगे. द मैजिक इज अबाउट कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम. आप फ्यू क्वेश्चंस लिखोगे और फ्यू नहीं लिखोगे, तो आई एम टेलिंग यू, योर मार्क्स विल नॉट कम द वे यू हैव थॉट कि मैंने 2 क्वेश्चन तो बड़ा धमाकेदार लिखा है. ऐसे मैटर नहीं करे. पूरा बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए. हेंस हमारा जो ये सेशन डिजाइन है, द ओनली इंटेंशन ओवर हियर इज कि आप सेशंस कंप्लीट करो. जो भी राइटिंग टास्क आपको दिया जाता है, 100 वर्ड्स आपको लिखने हैं पॉइंट्स और टॉपिक्स पे जो एनालिसिस करते वक्त सामने आते हैं, और आपको वो एज ए अपने नोट रेडी करने हैं. You have to show it during the mentoring session. Second, question and answers. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप अपने से लिख के रखे हो तो वो शेयर करिए. क्या आप लिख रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? आर यू अंडरस्टैंडिंग, डू यू हैव द all the material or all the element to prove that you have understood the demand of the question? Have you addressed the exact need which the question paper framework is asking for you? भाई क्या समझे हो, क्या नहीं समझे हो, वो हमें सिर्फ आपके लिखित तरीके से पता चलेगा. सो आप जैसे उसको पाइल अप करने के लिए छोड़ोगे, मुझे पता है हमारे एक, बिकॉज सबको भाई मेंस में अपना नाम लिस्ट में देखना है, तो आपने 2-3 जगह चीजें लगाई होंगी, कहीं जहाँ पे कहीं पे कहीं कहीं कुछ कहीं कुछ. सबका अपना चल रहा है, बट सेल्फ स्टडी इज द ओनली की. हम यहाँ आपका सेल्फ स्टडी को ही बूस्ट कर रहे हैं. आप काउंसलिंग सेशन में बताओ कि सर मैंने ये प्रिपेयर किया है, मैं इसका ये अभी दिखाना चाहता हूँ, आपका शेड्यूल कुछ और है, कोई बात नहीं. बट होल थिंग इज, जो हमने एक ढांचा दिया है, वी आर ट्राइंग टू सी दैट कि भाई विद इन 6 weeks यू आर कंप्लीटेड विद ऑल योर जीएस पेपर एसे, सो दैट मिड वीक ऑफ अगस्त हमने जो मॉक टेस्ट लेने की कोशिश करी है, करेंगे, उसका एक्चुअल रीजन ये है कि आप टाइम बेसिस पे कुछ लिख पाओ आंसर which will be very close to exactly how you're going to perform in the exam. With that, in today's session, to take forward this today's session, as I mentioned that Alok, my student, is here. Hi Alok, good evening. Hi. Uh, Thank you for your time and support. Alok has been voluntarily helping me out in creating a model, because हमें पता है कि why Alok is trying to help me out, because वो एक ऐसा कैंडिडेट रहा है, जब वो पूरी तरह तैयारी कर रहा था तब भी उसने मेंस दिया है, वर्किंग करने के साथ भी उसने मेंस दिया है, और इंटरव्यू भी देता रहा है. तो ही हैज सीन वेरियस ड्यूरिंग वेरियस फेज ऑफ अटेम्प्ट, preparing through the examination, he can understand a challenge which is happening to somebody who has given 4 mains. किसका लास्ट अटेम्प्ट अगर हो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसका अगर पहला अटेम्प्ट है, किसका अगर वर्किंग है और पहला अटेम्प्ट है, नॉन वर्किंग है और लास्ट अटेम्प्ट है, ये सारे चीजों से वो गुजर चुका है. वी हैव हैड आवर इंटरेक्शन. व्हाट काइंड ऑफ बूस्टिंग अप इज रिक्वायर्ड. क्या आपको लगता है हम ये नहीं समझते कि आप पढ़े लिखे हैं और आप ऑलरेडी यू नो ऑल द प्रिपरेशन, आप सारा ऑनलाइन इंटरनेट में अवेलेबल है? डोंट वी, आर वी नॉट अवेयर अबाउट इट? बट फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? द ओनली ऑब्जेक्टिव, एज आई मेंशनड इन माय, आई कीप ऑन मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप ये अश्योर्ड रहे कि I have not
forgotten my purpose of why I am doing this. My only intention over here is कि मैं अगर अपना टाइम दे रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि ये मार्कशीट जो है, ये मार्कशीट जो सामने आप देख रहे हो उसमें आपका नाम हो और उस नाम में रिकमेंडेड लिखा हो. This is the only purpose. And with that purpose, now I would like Alok to take forward the session of the today's session. Okay, I'll just share my slides. Okay, is it visible, sir? Yes, it is visible. So now we will start the session 2. So let me first recall the purpose of the exam. This I discussed in last session also, but again I want to re-emphasize that this exam is going to check the depth of your understanding. So please keep in mind that whatever you are reading, read in very depth and try to write it so that you are able to present whatever you have read in a paper, on a piece of paper. वो लिखना बहुत important है. तो जो भी चीज आप पढ़े अभी से पूरे डेप्थ में पढ़े, यहाँ पे लिख भी रखा है कि इट इज नॉट चेकिंग मेयरली रेंज ऑफ योर इंफॉर्मेशन. एंड द सेकेंड पर्पज ऑफ दिस एग्जाम इज टू चेक द योर एबिलिटी टू एनालाइज एंड टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स. तो जो भी चीजें अभी से आप पढ़ते हैं तो उसमें अपना एक व्यू बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम के आंसर्स में जब आप बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, अपने वर्डिक्ट देंगे वहां पे, तो वो आपके व्यू पॉइंट्स होंगे और उन्हीं पे आपका सारा मार्क्स रिवॉल्व करेगा. So next instructions are that not to disclose your identity and handwriting should be legible. So अगर आपका थोड़ा स्पीड, अगर ज्यादा लिखने पे राइटिंग लेजिबल नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा स्पीड को कंट्रोल करना है. कम लिखिए, बुलेट्स में करके लिखिए, मैप्स, फ्लो चार्ट्स डाल दीजिए, बट हैंडराइटिंग पे फोकस रखना है कि खराब नहीं होनी चाहिए. एंड मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेयर सुपरफिशियल नॉलेज. तो जिसमें भी अगर आपको डाउट है कि सुपरफिशियल नॉलेज है और केवल बोल बच्चन करना, पेजेस भरने का मन कर रहा है, respectfully just leave that question. Credit will be given for orderly, effective and exact expression. Today I will tell you how to write in an orderly fashion, how to prioritize your points. So this was the basic which I discussed, that intro mein you should tell the examiner that you have understood the demand of the question and you should always be writing a value added intro. जैसे कि कुछ facts डालिए, committees के नाम, कुछ भी, जो भी time periods डालिए, but कुछ value addition होना चाहिए. ये नहीं कि just question वाले को ही लिख दिया कि the reasons are as following. वैसे intro नहीं करने हैं. And the best intro is where by reading your intro one should be able to reverse engineer the question what is being asked. तो ऐसे प्रैक्टिस के समय में आप करके देखिए. 10-15 क्वेश्चंस में भी अगर आप वैसे इंट्रो अगर लिख पाएंगे तो समझिए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. बॉडी में भी ये ध्यान रखना है कि सब हेडिंग्स के में लिखने हैं एंड यूज द सब हेडिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द कीवर्ड्स व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड 10 मार्कर्स में ट्राई टू फॉर्म 2 सब हेडिंग्स. फॉर 15 मार्कर्स फॉर्म 3 सब हेडिंग्स. सो एक पेज पे एक सब हेडिंग को डील कीजिए एंड मेक मैप वेरेवर पॉसिबल. लाइक जितनी जगह भी आप बना सकते हैं मैप्स को ड्रॉ कीजिए अच्छे से. और कंक्लूजन भी शुड बी एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स थिंक दैट कि द कंक्लूजन इज जस्ट कि जो हमने बॉडी लिखा और उसके बाद एक कंक्लूजन लिख रहे हैं. नो, इट इज द कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन आपसे ऊपर में पूछा गया था उसके ऊपर में क्या आप कंक्लूजन बना रहे हो वो लिखना है इसमें. तो जब भी आप कॉपी चेक कराएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपके कंक्लूजन्स फिट बैठ रहे हैं और कौन सा मिसफिट हो रहा है तो आप उसको कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांस्ड ज्ञान ओवर द इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. सो लाइक छोटी छोटी मगर मोटी बातें. हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. अभी क्या है कि स्टूडेंट्स कुछ लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 20 पहले करते हैं 15 मार्कर्स, देन 1 to 10 करते हैं, या फिर कुछ लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं 20 से लेके 1 तक चले जाते हैं, ताकि सीक्वेंस में स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर मैं सीक्वेंस में करूंगा तो कोई क्वेश्चन मेरा छूटेगा नहीं सारे. बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे अगर आपने 20th नंबर क्वेश्चन उठाया वो आपको कम आता है
फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर आप वो लिख रहे हो और आपको कम अगर आ रहा है, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एनीवेज फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे 11 मिनट टाइम लिमिट होती है कि एक क्वेश्चन को हमें डिवोट करना, बट फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली 12, 13, 14 मिनट हम लोग डिवोट करते हैं। तो उसमें क्या है कि 12 मिनट 14 मिनट आप ऐसे क्वेश्चन को दे रहे हैं जिसके बारे में आपको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है वैसे करने से। तो एक तरीका ये होता है कि इन द फर्स्ट आवर यू राइट ऑल दोज क्वेश्चंस, ऑल दोज 15 मार्कर क्वेश्चंस प्रेफरेबली, जिनमें कि आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है। सपोज फॉर एग्जांपल लाइक ये जो पेपर 1 है, तो उसमें ज्योग्राफी का सेक्शन है, सोसाइटी का सेक्शन है और हिस्ट्री का सेक्शन है। किसी का ऑप्शनल ज्योग्राफी है या किसी का ऑप्शनल PSIR है, किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आपका एक रिस्पेक्टिव पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका। तो स्टार्ट फ्रॉम दैट पोर्शन, या जिनका ऑप्शनल कुछ और भी है, जैसे एनीथिंग मेडिकल साइंसेज ऑप्शनल, तो भी इन तीनों में ऐसा नहीं है कि तीनों आपके बराबर लेवल के इक्वली स्ट्रांग होंगे सब्जेक्ट। सम ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी वेरी स्ट्रांग टू यू। तो सबसे पहले उसको कवर कीजिए। उसमें से भी जो सबसे इजी वाले क्वेश्चन जिसको आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, जो PYQs के माध्यम से और अपने प्रैक्टिस में बहुत बार लिखा है जिन क्वेश्चंस को, उनको सबसे पहले लिखिए और ट्राई टू राइट इट इन फास्ट। लाइक अगर जो आता हुआ सवाल है उसको तो 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लीजिए। सो द अटेम्प्ट शुड नॉट बी इन द सीक्वेंस ऑफ, मतलब कि द क्वेश्चन पेपर विच इज देयर, इट शुड बी इन द सीक्वेंस ऑफ योर नॉलेज, जो आपको जितने अच्छे से आता है। सो फर्स्ट आवर में आपको 15 मार्कर्स तकरीबन 6 क्वेश्चंस कर लेने हैं। फिर सेकेंड आवर में भी 80 to 85 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसके करने हैं। और कुछ एक दो क्वेश्चंस ना जो पढ़ते हुए आपको समझ में आए कि जिसके बारे में यू हैव वेरी लिटिल नॉलेज, यू हैव वेरी लेस आइडिया अबाउट दोस क्वेश्चन, just mark them for the last 5 minutes, because it will happen mostly that you will be running through the questions after 2.5 hours. So just write those questions in which you are having superficial knowledge in the end. In last 5 minutes just 2-2 मिनट उस पे कुछ भी थोड़ा सा स्क्रिबल कर दिया, ताकि एक आधा मार्क्स जो वहां से मिल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। कुछ छोटे मोटे मैप्स बना दिए, फ्लो चार्ट बना दिया, उनमें कुछ बस उतना ही कर लेना है कि जो आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज से जितना आपको हल्का फुल्का पता हो। एंड द मेन एडवाइस इज दैट कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस इन ऑल पेपर्स। तो इतनी नॉलेज हो जाती है कि प्रीलिम्स के भी आपने दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो हर क्वेश्चन के बारे में आता है, तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस आप लिखेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ लिखना है 2-3 मिनट में, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। Then always write a subheading with most important points first. Like you have to prioritize the points. In the next slide, I will tell you how to prioritize the points. Always try to think in some format. लोग अलग अलग कुछ कुछ फॉर्मेट्स बना लेते हैं, न्यूमोनिक्स बना लेते हैं कि मैं ये पॉइंट्स करूंगा। और एक उससे भी अच्छा तरीका होता है कि जो सिलेबस वाइज है, जैसे हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR, उसके बाद इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज, एथिक्स। तो इस तरीके के जो 8-10 डायमेंशंस है, हर क्वेश्चन के ये 10 डायमेंशंस आपको टच करने हैं। तो एक बार जस्ट दिमाग में अगर आप इसी सीक्वेंस में अगर स्क्रॉल अपॉन करोगे तो आपको पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे। बट एक बार पॉइंट्स रिकॉल हो गए तो उनको लिखना प्रायोरिटी के ऑर्डर पे है, नॉट इन दिस सीक्वेंस। तो ये चीज का ध्यान रखना है। ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब ढेर सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये दिमाग में बहुत नेचुरली आने लगेंगी ये चीजें आपके पास। And draw maps, flowchart, diagram to save time and also to fill space. जिसमें कम आता हो उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए, ताकि वो कॉपी शुड बी लुकिंग एट फुल, पूरा भरा भरा दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपके लिखने के बाद भी अगर और जगह देता है एग्जामिनर तो आप और लिख देते हैं उसमें। Full length test versus sectional. So in July, I will suggest you to go for sectional test, because during net practice, you get evaluated and you can focus upon your more weak areas. तो फुल लेंथ टेस्ट में वो वीक एरियाज कवर हो नहीं पाती है, तो थोड़ा सा सेक्शनल जाइए या फिर पर डे 5-7 क्वेश्चंस लिखिए और उनको एक रेगुलर बेसिस पे इवेलुएट कराते रहिए। Then you have to write and think in a sequential basis. Some important points are there that never go against any constitution. जैसे कुछ कैंडिडेट्स दिल पे ले लेते हैं क्वेश्चन को, रिजर्वेशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, बट इट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 16 में दिया हुआ है कि वी कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी।
तो उसके अगेंस्ट में आपको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है। इफ यू आर फीलिंग दैट इट इज नॉट गुड, यू हैव टू राइट इन अ पासिंग रेफरेंस कि ठीक है, दिस इज ऑल्सो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। और उसके बाद फिर आपको एक चैट जीपीटी आजकल लोग यूज कर रहे हैं। व्हेन योर कॉम्पिटिटर्स आर गेनिंग एडवांटेज बाय यूजिंग चैट जीपीटी, यू शुड आल्सो नॉट लैग बिहाइंड। जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं आता है, चैट जीपीटी पे एक बार उस टॉपिक को डालिए, वो अच्छा सा आपको आंसर लिख के देता है। यू कैन pick up points and keywords from there. So I will suggest you to use the technology. And there is a Elevate IAS talisman is there, that you have to write answers or essays with examples so that a metric pass person is able to understand it clearly. इतने ल्यूसिड वे में आपके आंसर्स होने चाहिए या एसेज होने चाहिए कि एक मैट्रिक पास सिंपल लिटरेट बंदा उसको चीजें समझ आ जाए आसानी से। बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं लिखना है। Then always think why UPSC is asking this question. Because once you will know that what the examiner is expecting, then only you will be able to write the exact answer. You have to think that कि how this question is relevant in the life of IAS, IPS और IRS. तो जब आप जैसे ही ये सोचोगे ना कि मेरे सिविल सर्विसेज में ये कैसे रिलेवेंस रखता है, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में वो पॉइंट्स दिमाग में आने लगेंगे। जैसे कि प्रायोरिटी के बारे में समझाता हूँ आपको। जैसे आलोक कोई एक भी बार चीज मुझे होता है पीछे उसका बोलना है। आलोक हाँ इसको आप यहाँ पे आप आइएगा, इससे पहले जो पीछे साइड एक बार चले जाइए। अभी यहाँ पे एक जो बातें हैं इन्होंने कही कि नेवर गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको हर, दिस इज नॉट ओनली फॉर जीएस बट एवरी पेपर एसए में जहाँ पे भी आपको जो क्रिटिकलिटी है, मैं ये कहना चाहता हूँ अभी करंटली देखोगे आप यूपीएससी के इवैल्यूएशन पे कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट का बैकग्राउंड सर्च, डॉक्यूमेंटेशन सर्च, ये सारी चीज़ों पे अभी न्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा होता है कि दैट इटसेल्फ वुड आल्सो क्रिएट अ रेस्टलेसनेस विथ यू आल्सो, जो उस साल एग्जाम दिए होंगे या अगर कुछ होगा, कुछ निकल के आता है तो आपको रेस्टलेसनेस होगा। और बिकॉज ये करंट चल रहा है अभी, तो दैट विल क्रिएट यू थोड़ी सी ना मोर रिवोल्ट रिवोल्ट और रेवोल्यूशनरी अंदर से, कि एज इफ कि सब गलत हो रहा है, दिस कंट्री इज डूइंग दिस दैट लाइक दैट। And in social media you will see lot of usage of such language where they will kind of tell that steel frame is rotting, things are not working, all like these things. Please don't get actually influenced by such content which is available in social media. Those are to create आपके अंदर वो सारा जगाने के लिए ही है कि you feel restless. But people who are aspiring for this examination are going to sit on those chairs which are responsible for governing India. उनको उस पर्सपेक्टिव से ही सिर्फ नहीं देखना। एक बंदे की वजह, वन बैड फिश की वजह से आप ऐसे पूरे सिस्टम को नहीं, you cannot just start feeling the same thing about every other person in the entire system. Why I'm saying this? Because टाइम एंड अगेन आज के डेट में आप अगर इंटरनेट या कोई भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं लर्निंग के लिए, आप जो भी सर्च कर रहे हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं, सब वो फोन देख रहा है, सुन रहा है, और वही आपके सामने बॉम्बार्ड होता रहेगा एज ए न्यूज एलिमेंट, एज अ सर्च एलिमेंट इन यूट्यूब एंड एवरीथिंग। साइकोलॉजिकली यू आर सराउंडेड बाय कंटेंट जो आपकी थिंकिंग के साथ मैच कर रहा है, एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग इट कि हाँ शायद से ये मैं जो बोल रहा था या बोल रही थी वो वैलिडेट हो रहा है, ये सच है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी को तो यूज करना ही है, बट ऑल्सो सी कि जैसे बिना लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और आप बेसिक बुक से भी एक पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, वो चीज आपका होना बहुत जरूरी है टू शो द एग्जामिनर दैट यू हैव अ बैलेंस्ड मेंटालिटी while you're writing any answer. Okay, now you can continue. Yes, sir. So we were talking about the prioritizing the bullet points. तो जैसे एक सर्कल होता है, उसका बीच में कोर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन आफ्टर दैट देर इज समथिंग कॉल्ड यू शुड बी नोइंग, like the essential part of those things, and there is a third periphery that could know desirable. अगर आया बच्चे को तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ए और बी जो ये मस्ट नो और शुड नो है, ये हमारे आपके आंसर्स में हमेशा रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एंड मस्ट नो शुड बी योर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, देन शुड नो कम, और उसके बाद फिर कुड नो वाली चीजें आएंगी। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर लंग कैंसर, तो लंग कैंसर के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, बायोमास बर्निंग हो सकती है। बट अगर आप आंसर को अगर लिखोगे, तो आप सबसे पहले एयर पॉल्यूशन अगर लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। लाइक यू शुड बी राइटिंग स्मोकिंग एज द फर्स्ट रीजन फॉर लंग कैंसर, जो कि उसका मोस्ट कॉमन रीजन है। उसके बाद आप बायोमास बर्निंग को दोगे। देन थर्ड में आप एयर पॉल्यूशन को दोगे कि पराली जलाने से भी लंग कैंसर हो सकता है। तो ये चीज को आपको बिल्कुल हर आंसर के साथ ये फिट होगा कि जो भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि लंग कैंसर का पूछा कि रीजंस बताओ, आपने लिख दिया सबसे पहला पॉइंट पराली, लास्ट पॉइंट लिखा स्मोकिंग वाज आल्सो अ रीजन। बाद में बोलोगे सर मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को फर्स्ट पे नहीं लिखा। तो ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इवन दो इफ यू आर कवरिंग ऑल द पॉइंट्स इन योर आंसर एंड इफ यू हैव नॉट प्रायोरिटाइज्ड योर बुलेट पॉइंट्स, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बिल्कुल मार्क कीजिए और अपने आंसर्स में अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तभी स्टूडेंट्स को मैं ये भी चीज समझाता हूँ कि जो आंसर आपके इवेलुएट हो गए हैं, उसको क्वेश्चन को फिर से आप आंसर लिखो। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने तो इस पे लिख दिया है एक बार आंसर, बट जब आप दोबारा उसको लिखोगे ना, तो यू विल बी मोर प्रायोरिटाइजिंग द बुलेट पॉइंट्स, और आपको खुद एहसास होगा कि हाँ ये वाला को मैं पहले लिखता हूँ। और धीरे धीरे आप इन चीजों को इंटरनलाइज कर दोगे, और जब मेन एग्जाम में जब स्पाइनल लेवल पे आंसर लिखोगे, तो सारा कुछ फिट बैठेगा। पर्सपेक्टिव लास्ट टाइम आई डिस्कस्ड कि अगर आपसे कोई फ्रंट व्यू लेने बोल रहा है, तो टॉप टॉप व्यू करके आप नहीं ले सकते उन चीजों का। उसी तरीके से अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करने बोला है और क्रिटिकली इवेलुएट करने बोल रहे हैं, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा। लाइक इन क्रिटिकली एनालाइज यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, एंड गिव अ फेयर जजमेंट। एंड इन क्रिटिकली इवेलुएट, you have to give your verdict that whether to what extent the statement is true or not. You have to support you by evidences that whether that statement is right or not. उसको इवेलुएट करना, आपको उसको मार्क्स देने हैं। कोई भी स्टेटमेंट अगर उसने दिया है, तो उसको आपको इवेलुएट करके बताना है कि आउट ऑफ 10 आई वुड गिव 8 मार्क्स और 7 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, ऐसे करके इस सेंस में आपको आंसर लिखना है। So directive words, last time I discussed these all. It was just for a recap. So the main theme of today's session, geography, and in my sessions I will be keep on repeating the previous points so that you start prioritizing those points in your answer, because that is most important thing. Now I will be discussing the whole syllabus through PYQs, trend analysis, and tell you the important areas from where you can predict the questions and you can prepare more thoroughly. So the geography syllabus is about world physical geography, distribution of key natural resources, and factors for industrial location, and geophysical phenomena like earthquake, tsunami, volcano, cyclone. So these four terms are specifically given in that syllabus. You have to be very thorough about these things. Then water bodies and ice caps, flora and fauna is there. So 90 to 100 marks questions will be coming from geography out of 250. So it is the most important thing in your GS paper 1. Also, uh, seeing the trend from this year's prelims, that geography is getting more prominence, and we can expect that in mains also they will be asking good number of questions from geography. So please prepare it properly. So let's discuss the first topic, salient features of world physical geography. In this, the question is about landslides in Himalayas than in Western Ghats. What are the causes for more frequent? So it is the causes is the key term which you should be highlighting. इसमें examples से ज्यादा आपको causes के बारे में बताना है कि हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स ज्यादा क्यों होते हैं rather than Western Ghats. And you will be discussing it in bullet points, and also better to discuss it in differentiable form. Then हॉट डेजर्ट्स, इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसमें आपको वर्ल्ड मैप बनाना चाहिए इस क्वेश्चन में। और आपको अगेन दिस क्वेश्चन इज अबाउट वाई। सो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में यू विल सी दैट दे आर गोइंग इनटू द वाई एस्पेक्ट कि ऐसा इस जगह पे क्यों होता है। एंड फॉर ज्योग्राफी आंसर्स, फॉर आंसरिंग द वाई एस्पेक्ट, यू हैव फ्यू थिंग्स दैट
वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, वो सी के बगल में लोकेटेड है या नहीं है, या फिर वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, डेजर्ट्स के पास है या नहीं। तो इस तरह के जो फ्यू कौन से रिवर्स वहाँ से गुजरती हैं, तो ये सब कुछ जियोफिजिकल थिंग्स होती हैं जिनकी वजह से कुछ चीजें होती हैं। तो यू हैव टू एड्रेस ऑल दोज की रीजंस इन दीज क्वेश्चन। एंड अगेन इसमें प्रायोरिटाइज करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई का पॉइंट होगा वो सबसे पहले आएगा, और सबसे लास्ट में बहुत छोटे छोटे वाले पॉइंट्स आ सकते हैं। Then again the question is about why there is no formation of delta in रिवर्स बाय ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इसके सारे आपको 5-7 पॉइंट्स लिखने हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। देन नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स पूछा जाता है, ठीक है, फाइलिन उस साल आया होगा तो उसका पूछ लिया है। यू हैव टू मेक अ सेल्फ नोट्स दैट हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड। देन थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हेस की थ्योरी, सी स्प्रेडिंग थ्योरी। और तो ये जो थ्योरी है और उसमें जो प्रोमिनेंट एविडेंसेस हैं, जो जिग्सॉ फिट मॉडल एंड ऑल, और इन सारे में आपको डायग्राम्स बनाने हैं कंसेप्ट के साथ। वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग, 14 में पूछा था, 19 में, 23 में अगेन दे हैव आस्क्ड। तो इसमें क्या इशू है कि आपको वर्ल्ड का मैप बनाना है और सारे फोल्ड माउंटेन्स को उसमें मार्क कर देना है। तो इसमें 10 मार्कर क्वेश्चन में 1 नंबर तो आपको मार्क्स पे मैप पे ही मिल जाएंगे। अगेन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन साउथ चाइना सी, दे हैव आस्क्ड बे ऑफ बंगाल। तो सारे में वाई रीजन देना है और साइक्लोन का आपको आई वगैरह और ये सब फोटोज मैप्स बनाने हैं। ज्योग्राफी में क्या करना है कि एक तो मेन मैप आपको बनाना है, बट आप जब सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे जब आप मूव करते हो तो उसमें भी माइक्रो मैप्स बनाने हैं, छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने हैं। तो ज्योग्राफी के एक आंसर में 4-5 डायग्राम हो सकते हैं, एक मेन डायग्राम होगा और 2-4 माइक्रो डायग्राम्स होंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स। तो मैं इन क्वेश्चंस के आंसर इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके आंसर्स आपके प्रिपरेशन में, अपने प्रीलिम्स के दौरान में सब कुछ प्रिपेयर्ड कर रखा आपके नोट्स में। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि ये सब टॉपिक्स हैं और आपको ये सब चीजें देखनी है अच्छे से। देन द क्वेश्चन इज अबाउट हिमालयाज हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। देखिए एंड 13 में भी अनदर पूछा। पॉइंट इज अनदर पॉइंट इज जब आपका पर्सनल 1-to-1 इवैल्यूएशन, पर्सनल मेंटरिंग हो रहा है, तो वी आर एक्चुअली आप हम ये सारे क्वेश्चंस को फिर से चेक कर रहे हैं, एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग अगर आपके यहाँ नॉलेज गैप है तो दैट कम्स 1-to-1। यहाँ पे हमें एज अ फुल सेशन ट्राइंग टू गिव यू द नैरेटिव ऑफ कैसे पेपर आता है, क्या उसका एनालिसिस है, किस तरीके का, जैसे अभी आलोक ने बताया कि हाउ द ज्योग्राफी का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। तो आपका प्रिपरेशन जो आप इस मेंस को दे रहे हो, आप तैयार हो पाओ उसके लिए। और आपका कोई भी चैलेंज, कोई भी कंसर्न रिगार्डिंग एनी जीएस सब्जेक्ट, यू आर ओपन टू डिस्कस इट आउट ऑन योर मेंटरिंग सेशन जो आपको शेड्यूल्ड है। एंड यू देयर वी विल सी कि आपने क्या लिखा, आपने लिख के सबमिट करो जो चैलेंज है। यू आर ऑल्सो गिवन अनलिमिटेड आंसर्स टू सबमिट, आप अनलिमिटेड सबमिट करिए जो आपको लिख के करना, बातों पे मत रखिए। बट एज अ सेशन व्हाट वी हैव कम इन ए कंक्लूजन, मी एंड आलोक, दैट कि हम एक ओवरऑल आपको माइंडसेट बना के देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस एरिया से आते हैं, कि किस तरह वेटेज है, ये तो हमें करके जाने ही है और इसके लिखित प्रूव हमें करने। इनफैक्ट इस सेशन के बाद भी वी हैव क्रिएटेड अ क्वेश्चन पेपर जो आपके फोल्डर लिंक में है और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आप क्लिक कर सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट है वो हमें व्हाट्सएप कर लें, आई विल शेयर यू ऑन व्हाट्सएप। और जो यूट्यूब में देख के आ रहे हैं, देयर इज अ टोकन अमाउंट जो 1 रुपीज़ का ही होगा, आप खुद डाल सकते हैं वहाँ पे, जस्ट टू सी दैट यू आर अ वैलिड कैंडिडेट हु वाज एस्पायरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। या राइट। सो लाइक अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं कि इट इज अबाउट हाउ डज द जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो जूनो मिशन उस साल 2016-17 में अच्छे से न्यूज में था। सो कभी कभी क्या होता है कि इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि हाउ इट विल बी हेल्पिंग, जूनो मिशन के बारे में आपको पता है, तो अभी इसमें आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ इट विल बी हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, और आप वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं कि ये पॉइंट्स है। तो बस आपको बस कनेक्ट कर देना है कि जूनो मिशन उसमें कैसे हेल्प कर रहा है।
और एक बहुत अच्छा सा आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें आप मैप बना दोगे, वो अर्थ का मतलब कि एक गैलेक्सी वाला फोटो बना दोगे वहां पे, और जूनो मिशन को दिखा दोगे कि यहाँ से ऐसे हेल्प कर रहा है। तो 10 में इजीली आप 5-6 मार्क्स आप फेच कर सकते हो, अगर मतलब इंटेलिजेंटली वहां पे भी आपने अगर इस आंसर को लिखा तो। तभी बहुत जरूरी होता है कि अपने सारे पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ रखे हों, प्रैक्टिस कर रखा हो, ताकि कोई नए तरह के भी क्वेश्चन अगर वहां पे दिख जाए तो आप अच्छे से उसको कर सको। देन theoretical क्वेश्चन है कि डिफाइन मेंटल प्लूम एंड इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। भाई पीछे भी हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पूछ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये जो कंसेप्ट वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में, एक प्रॉपर चैप्टर है, उसको एकदम अच्छे से पूरा याद कर लेना है। बहुत क्वेश्चन अब आगे भी देखेंगे, इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। आईआरएनएसएस के बारे में पूछा था क्वेश्चन कि कैसे इट विल बी हेल्पिंग अस। तो इसमें आपको इंडिया को जो हेल्प ज्यादा हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। देन द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। अभी डेजर्टिफिकेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, यूएनसीसीडी ने भी एक रिपोर्ट अभी निकाल के दी है, तो अभी फिर से इस साल पूछा जा सकता है इसके ऊपर में। देन जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। तो ये जो जिस तरह के क्वेश्चंस है लाइक कि रिंग ऑफ फायर के अराउंड, उसके बाद वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, तो यहीं पे क्यों वाई 75% ऑफ अर्थ्स वोल्केनोज आर सिचुएटेड अराउंड रिंग ऑफ फायर। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन दे तो ये आपको ये एरिया को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, और वहां के जो भी मतलब कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जेंट जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाला फिगर है उसको भी इंक्लूड करना है इसके आंसर में, तब जाके आपका आंसर पूरा कंप्लीट बनेगा। देन अगेन सी, अभी वोल्केनिक और इरप्शंस के बारे में बात कर रहा था, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 2021 में क्या क्या हुआ है वो बताइए। तो विद इन अ ईयर जो भी इस तरह के आपके इरप्शंस हो रहे हैं, या फिर जैसे कि कहीं साइक्लोन आ रहा है, या फिर कोई भी इवेंट्स हो रहे, हीट वेव्स आ रहे हैं, तो पिछले एक साल में जो जो ऐसे आए हैं हर का दो दो एग्जाम्पल जस्ट याद करके रख लीजिए, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देन व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड अ सब कॉन्टिनेंट, इस पे प्रॉपर बना लेना है। इवन हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको पूरा हॉलिस्टिकली आप बना लो, ताकि ये जिस भी एंगल से पूछे उसको ज्यादा वेटेज दे के लिख देना है। देन लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट, अगेन रिपीट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपने नोट्स बना लिया, A4 शीट में लिख रखा है, तो फिर बहुत इजी हो जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस को आप एकदम अपने फर्स्ट आवर में कीजिए और अच्छे से खूब भर भर के नंबर आएंगे। अगेन मेजर माउंटेन रेंजेस के अलाइनमेंट, अगेन रिपीट क्वेश्चन है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, तो ये बिल्कुल उस साल के लिए बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन था, कभी पीवाईक्यूज वगैरह में नहीं पूछा, बट फ्रॉम योर द नॉलेज ऑफ योर प्रीलिम्स यू कुड हैव हैंडल्ड दिस क्वेश्चन वेरी वेल दैट ईयर। तो उसी तरीके से इस साल भी दो चार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि मतलब कि आपके ना पीवाईक्यूज से सॉल्व हो रहे हैं ना कहीं से किया हो, लेकिन आप अपने प्रीलिम्स का नॉलेज को अगर अच्छे से यूज करोगे, मैप वर्क को करोगे वहां पे, तो उन क्वेश्चंस में भी अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन, साइक्लोन अच्छे से प्रिपेयर करना है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइक्लोन। देन ट्रोपोस्फेयर का क्वेश्चन है, और भी एटमॉस्फेरिक अदर लेयर्स भी पूछते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर का चैप्टर को एज अ होल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर के चैप्टर से। हीट आइलैंड्स इन अर्बन हैबिटेट, इसमें पूछ रहे हैं कि ब्रिंग आउट द कॉजेज। तो इसमें आपको एग्जांपल्स एक दो लिखने हैं, बट आपको कॉजेज बताना है, और कुछ कॉजेज के साथ में अगर आप एग्जांपल दे दोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि दिल्ली में क्या कॉज हो रहा है स्पेसिफिक, मुंबई में क्या कॉज हो रहा है, अगर आपने ऐसे डिफ्रेंशिएट करके अगर एक दो भी शहर का नाम के साथ अगर उसका कॉज बता दिया तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। देन रिलेशनशिप बिटवीन श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज में जो क्रायोस्फीयर का जो टॉपिक है, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिका एंड हिमालयन, मतलब जो ये है ग्लेशियर्स हैं हमारे, ये तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, इनके इम्पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, इनके इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, ये भी देखना है। एल नीनो का इफेक्ट, अभी लानीना, ट्रिपल डिप लानीना इज इन न्यूज राइट नाउ, तो इस साल के लिए वो प्रिपेयर करेंगे हम लोग। Then behavior of Indian monsoon. Indian monsoon के reasons, all those 5 reasons which are given in NCERT आपको पूरे डिटेल में प्रिपेयर कर लेने हैं, सबका एक एक माइक्रो डायग्राम बना लेना है। उसके बाद मॉनसून के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या सीजन्स होते हैं, वो सारा कुछ अच्छे से आप A4 शीट में एक पेज में पूरा बना के रख लीजिए।
मानसून हर साल कुछ ना कुछ एक तरीके या दूसरे तरीके से पूछा ही जाता है, तो वैसे आपको करना है, इंडियन मानसून अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन कंसेप्ट ऑफ एयर मास हो गया, इसमें वो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसके बारे में भी प्रिपेयर करना है। मानसून क्लाइमेट देखिए अगेन आ गया यहाँ पे, तो मानसून को अच्छे से प्रिपेयर करना है। फ्लड, हाउ कैन बी फ्लड बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो इसमें प्रॉपर डैम मैनेजमेंट और ये सब चीजें जो है वो सब करनी है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स आप कर सकते हैं। तो ये सब जो भी पॉइंट्स हैं, तरीके, सॉल्यूशंस आपको लिखना है विथ एग्जांपल्स जो करेंटली हो रहे हैं या प्रोपोज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओशन की सैलिनिटी, तो ओशनोग्राफी को अच्छे से प्रिपेयर करना, उसमें सैलिनिटी पूछते हैं, ओशन करेंट्स पूछते हैं, उनके कॉजेज पूछते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज ऑफ ओशन करेंट्स, तो ये सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना विथ एग्जांपल्स। और मैप जरूर बनाना है, ओशन का क्वेश्चन जब भी आएगा तो मैप बनाना है, एक बड़ा मैप बनाना है फर्स्ट पेज पे, और छोटे छोटे मैप्स भी बनाने हैं, माइक्रो डायग्राम्स सेकेंड और थर्ड पेज पे। क्रायोस्फेयर अगेन, देन चेंजेस इन ज्योग्राफिकल फीचर, तो जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस पूछा 2017 में, इस साल लास्ट ईयर वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, दैट वाज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, बट इस साल हो सकता है ये लोग पूछे, तो डेफिनेटली आई विल आस्क यू टू प्रिपेयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और उसमें सिंस वो पार हो चुका है तो उसमें हमने क्या किया, उससे हमें क्या बेनिफिट्स हुए, कुछ अगर कोई रिपोर्ट है जो बता रहा है कि इतना फायदा हुआ, इतने सेल्स बढ़े, इतना हेल्थ बेनिफिट हुआ, तो उनके कुछ डेटा को याद कर लीजिए और उनको आप यूज कीजिए। उसका कोल माइनिंग के ऊपर में डेड जोन्स आर हॉट टॉपिक्स नाउअडेज, डेड जोन्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। वाटर स्ट्रेस, इसका जो डायग्राम होता है, मैप होता है, और वाटर स्ट्रेस की जो डेटा है, जो हमारे ग्राउंड वाटर और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो देती है, वो सारे डेटा को विद द अथॉरिटी सोर्सेज आपको कोट करने हैं आंसर में। माउंटेन इकोसिस्टम आजकल हर हर बार पूछ रहे हैं, हर 2-3 साल पे आ रहा है। माउंटेन इकोसिस्टम, कैरिंग कैपेसिटी, देयर इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये पेपर 3 में भी काम आएगा। देन मैंग्रोव्स इज द इम्पोर्टेंट, इसमें जो मिस्टी स्कीम है उसको प्रिपेयर करना है। ओशन करेंट्स वही पीछे डिस्कस किया हमने, ओशन करेंट्स को करना है। देन ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ सिस्टम, तो मतलब कि इम्पैक्ट ऑन लाइक ओशन इकोसिस्टम पूरा करना है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है। दिस इज मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, तो अभी पहले भी मैंने बताया कि क्रायोस्फेयर, मेल्टिंग ऑफ आर्टिक अंटार्कटिक, हाउ दीज आर डिफरेंट, और ये जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्टिंग है इनका क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीजों को प्रिपेयर करना है। देन वेटलैंड रिक्लेमेशन से क्या इश्यूज हो रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्बनाइजेशन के ऊपर में तो आप उस लाइन पे लिख सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ, हाउ इज मेल्टिंग ऑफ आर्टिक एंड अंटार्कटिक इज डिफरेंट, तो ये तीनों के डिफरेंस, आर्टिक, अंटार्कटिक एंड ग्लेशियर, ये तीनों के मेल्टिंग का जो डिफरेंशियल इम्पैक्ट है, आप अच्छे से एक जगह पे एक पेज में, A4 शीट के पेज में ये तीनों को अलग अलग करके आप बना लीजिए। देन कमिंग टू द की नेचुरल रिसोर्सेस, शेल, ऑयल, ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल पूछ लेगा, अभी आगे और भी दिखाऊंगा क्या है। एटॉमिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे रिजर्व्स हैं, हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट इट, और इसके अराउंड में IAEA का क्या रोल है, ये सब भी पढ़ना है साथ में। देन अफ्रीका, नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन, हाउ इट इज बेनिफिशियल टू अस, और कैसे हो रहा है, ये सारा अफ्रीका को सेंटर स्टेज पे रख के नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना है। जैसे कोबाल्ट हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब भी अभी पूछ रहे हैं, अभी लिथियम ट्रायंगल हो गया, ये सब चीजें अभी हमें पढ़नी है, इस साल इम्पोर्टेंट है। रिसोर्सेज ऑफ ओशन हो गया, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी पूछ रहे हैं। अगेन फ्रेश वाटर रिसोर्स, वाटर एज अ टॉपिक तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, 2-3 पेज के नोट्स बना लेना है, फिर जैसा भी क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर करते जाना है। ऑयल इन आर्टिक, अगेन माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जो हाईवेज बने हैं, 100 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए, तो ये सब क्वेश्चंस को बिल्कुल सारे पॉइंट वाइज एंड हाउ इट इज हेल्पिंग अस, उसके सारे 4-5 बुलेट पॉइंट्स रेडी रखने हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, साउथ चाइना सी,
देन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स। तो रिसोर्स के जैसे हो गए लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, देन मिनरल रिसोर्स। इन सब के एक एक दो दो पेज के आप कीवर्ड्स बेस्ड नोट्स तैयार कर लीजिए, और इन नोट्स को हर 4 दिन 5 दिन या हर वीकेंड पे सबको रिवाइज करना है। हर चारों पेपर का एक एकदम बिल्कुल ऐसे 50-100 पेज का आपका ए फोर शीट हो जाएगा, और हर पेज को हर हफ्ते रिवाइज करते रहना है, ताकि आप वो भूले नहीं और आपके इंटरकनेक्शंस डेवलप हो जाए सारे टॉपिक्स के बीच में। देन व्हाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन आर्टिक रीजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग। और चाइना कैसे compete कर रहा है, तो इस एंगल को भी एक्सप्लोर करना है। रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और वो हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन जो प्लान है। तो इन सब पे अभी बिल्कुल एक एक पेज का नोट्स रेडी रखना है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इसके एग्जांपल्स, कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में। अगेन मिनरल ऑयल, देन नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप पूछा है, विंड एनर्जी। देन अभी ये एकदम बिल्कुल उस साल के लिए न्यू टाइप का क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो इस तरह के क्वेश्चन बाउंसर्स आ सकते हैं, बट आपको वहां पे आराम से इसको हैंडल किया जा सकता है। प्रीलिम्स का जो आपका नॉलेज है, मैप वर्क कीजिए, आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन में होगा, और उसके अराउंड में आप पॉइंट्स लिखिए। और मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज तो कॉमन ही होते हैं कि कौन जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको उन्हीं सब चीजों के बारे में लिखना है, और कैसे सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है, तो वो सबको लिंक कर देना है। देन आई टेक जस्ट अ 1 minute break. While Alok takes a break, I want to come here and say that कि ये जिस जिस साल के क्वेश्चन आए हैं ना, वो उस साल में न्यूज में आए थे फॉर वट एवर रीजन, एंड इट वॉज डिस्कस नॉट ओनली एट नेशनल लेवल बट ऑल्सो इन अ वेरी ग्लोबल लेवल। कुछ कुछ आर्टिकल अराउंड आए थे, जैसे वो रबर प्लांटेशन का अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था। तो बेसिकली वहाँ पे देयर वाज अ story where how the British sailor stole rubber plantation from South America and from the Amazon forest, and how he as a uh, sailor actually traveled across the world to bring it towards Indonesia, Jakarta, Java, and how that Amazon plant or that time's Amazon forest got wasted due to forest fires, and then the rubber plantation of that local plantation could not survive further. But just because this person had stolen the uh, seeds, and those started cropping up with the climate of Jakarta, Indonesia for rubber, the rubber plantation of that origin or that species could still survive. And that kind of a story was being spoken because many stories of such books are written about UK and their those era which has impacted or made a shape of the current world. And in that context, rubber plantation of the world was discussed, and its current need and how its utilization is the industry today has increased its demand was spoken about. तो सिमिलरली हर क्वेश्चन जो वहाँ आया है, हमको पूछना है कि जानना ही जरूरी है वो आया क्यों है। अगर आप वो सवाल समझ लेंगे कि वो आया क्यों है, आपने पहले तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वहाँ पे आपने मीट कर लिया कि वो आया क्या है। उसे हम एक और तरीका है टर्मिनोलॉजी, लोकस ऑफ द क्वेश्चन एंड फोकस ऑफ द क्वेश्चन। लोकस ऑफ द क्वेश्चन है वो आया क्यों वहाँ पे, फोकस ऑफ द क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन में लिखा गया है उसके आपका आंसर लिखना है। तो अगर आप ये दो एस्पेक्ट लिख देते हैं, तो जो पेपर चेकर है उसको उस 5-7 मिनट में आपने यही लिखना है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा ये पर्सन हैज इज अ वेल रेड पर्सन। दैट्स इट। बाकी आपकी हैंड राइटिंग, आपका स्ट्रक्चर एंड बाकी द फ्लो विच ही इज मेंशनिंग, अगर जहाँ मैप है मैप डालोगे तो अच्छा है। जहाँ आपको लगता है आप आर्टिकल नहीं लिख सकते, बॉक्स वाइज लिख सकते हैं, टेबल वाइज लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड, लाइक एनालाइज, जस्टिफिकेशन, क्या मांग रहा है वो क्वेश्चन। इसका भी हमने एक टेबल टेबल बनाया है और वो भी आपका हैंड आउट में अवेलेबल होगा। तो यू हैव टू
रीड ईच वर्ड इन बिटवीन एंड देन रियलाइज कि यहाँ कीवर्ड ये है डिमांड है, इसके लिए मेरे पास यही आंसर है और मैं इसको अगले 5-7 मिनट में ये लिख के दे सकता हूँ। दैट इज हाउ योर अप्रोच हैज टू हैपन। एंड आपने एक बार जो लिख दिया, अगले क्वेश्चन में कूद जाइए, उसको भूल जाइए जो लिखा लिखा। अगर आप क्वेश्चन पेपर करते वक्त पीछे की तरफ सोचने के लगते हैं कि शायद मैं उसमें और कुछ लिख सकता था, तो आपका करंट क्वेश्चन जो आप हैंडल कर रहे हैं वो भी आप सही तरीके से आप फुल नहीं दे सकते। एनी विच वे, नाउ कंटिन्यूइंग द सेशन। Yes. So now we will continue from the location of industry. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और इसको अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप देखोगे कि कोई भी इंडस्ट्री ले लो, 8-10 ही फैक्टर ऑफ लोकेशन होते हैं और हर के लिए अलग अलग उसमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो बस आपको बस एक निमोनिक तैयार कर लेना है कि वो क्या क्या फैक्टर, लैंड, लेबर और जो भी पावर है और जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, मार्केटिंग हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब चीजें का जो में एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और सारे आंसर्स आप अच्छे से कर पाओगे इसमें, और इसमें अच्छे नंबर आते हैं। लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। Then green revolution in India, why it bypassed the eastern regions, why it was mainly in the northwest region, and this question also got repeated recently, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई हमारी, टी टी इंडस्ट्री, देन ये तो फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में ये क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ ओशंस आर रिलेटेड टू आवर फिशिंग इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया, देन फिशिंग, इनलैंड फिशिंग के बारे में, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं हम लोग पेपर 3 में, तो यहाँ के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे फैक्टर ऑफ लोकेशन, तो कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं कटिंग अक्रॉस द जीएस पेपर्स भी आते हैं, तो जैसे ये ज्योग्राफी सेक्शन में पूछ रहे हैं तो इसमें इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट्स ज्यादा लिखने हैं। देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगेन दे हैव आस्क्ड, mining industry, then influence of ocean currents in fishing industry. See the repeats, and like last time ये क्वेश्चन कब आया था, 2015 में आया था, अगेन ये रिपीट किया है 22 में। So this way you have to prepare the PYQ so that many repeats or near around repeat question you are able to handle properly. स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे अभी बात हुई कि वो रबर इंडस्ट्री का, उसी तरीके से इस साल में क्या हुआ था कि सुएज कनाल में एक शिप, एवरग्रीन शिप फंस गई थी, तो उस तरीके से हाउ द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड, एक क्वेश्चन बना के इन्होंने डाल दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है एंड हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ क्वेश्चन, और लोकस ऑफ क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो फिर तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। So this is the 2023 climate change and food security, freshwater resources. How are fjords formed? तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू था कि how are fjords formed, बट अगर जीसी लियोंग पढ़ा होगा तो उसमें अच्छे से ये कवर किया हुआ है, बहुत उतना याद नहीं रहेगा, प्रीलिम्स के समय ही पढ़ते हैं, बट जो भी मोटा मोटी जितना भी आया उस पे लिखिए, आप आधा पेज लिखिए, एक पेज लिखिए। वाई साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वैया, तो अब ये तो जिनको नहीं समझ में आया कुछ कर नहीं सकते हैं, बट डेफिनेटली इसमें हिंट्स दिया हुआ था कि डायरेक्शनल सीजनल विंड चेंज है, तो कुछ भी लिखिए इसमें, बट वही है कि अगर ज्यादा नहीं आ रहा, सुपरफिशियल नॉलेज डालने के लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, 2-4 मेन मेन पॉइंट्स लिख के आगे बढ़ जाओ, टाइम सेव करो, दूसरे आंसर में लगाओ। देन रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इसमें सारा हर तरीके का रिसोर्स लिखना है कि हाउ कोस्ट लाइंस आर इम्पोर्टेंट। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अभी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट को अमेंड किया गया है, तो इस वजह से भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। Then why did human development fail to keep pace with economic development in India? So in such question you have to tell that economic development कैसे हो रहा है, मतलब कि इकोनॉमी आपका डेवलप हो गया, 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है, 100 यूनिकॉर्न्स बन गए हमारे, बट व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल के भी आपको एग्जांपल बताने हैं। एचडीआई इंडेक्स 130 है, हंगर ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 107 है, जस्ट अबव बांग्लादेश लाई करते हैं, तो इस तरीके से जब आप पहले ये दिखाओ कि हाँ इट हैज फेल्ड टू कीप पेस एंड देन गिव द रीजंस, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पहले लिखने हैं और छोटे वाले रीजंस को लास्ट में लिखने हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो एसे में, और कहीं ना कहीं तो ये तो बिल्कुल हॉट
टॉपिक है, अभी आज के डेट में यही बात ही की जा रही है कि इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है एंड द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली। तो ये तो क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, हर साल के लिए इम्पोर्टेंट है। Then from being net importer to how we have become a net exporter, provide reasons। आप ये देख रहे हो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस हर बार ज्योग्राफी में खास करके हर चीज का रीजन पूछा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चंस को जब भी आप प्रिपेयर करते हैं अपने नोट्स, हमेशा रीजंस के फॉर्मेट में प्रिपेयर कीजिए एंड विथ एग्जांपल्स। सो दिस इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें ये है कि की नेचुरल रिसोर्सेज का जो वेटेज है आप देखेंगे कि काफी सालों से ये थोड़ा ज्यादा रहा है बाकियों के हिसाब से। तो नेचुरल रिसोर्स जैसे हमारे जो थे वाटर रिसोर्स हो गए और लैंड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज के ऊपर में क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बट ओवर द इयर्स आप ये देखोगे कि अब यूपीएससी बैलेंस आउट कर रही है कि ये चारों जो भी टॉपिक्स हैं उनमें लगभग लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रही है। सो इसीलिए किसी एक टॉपिक को ज्यादा फोकस में नहीं डालना है और सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। So this is the activity which I want you people to do in a A4 sheet paper. Write 100 words regarding these all topics. ये पिछले जो PYQs थे उसी से मैंने जो जो की हाईलाइटेड टॉपिक्स है उसका एक मैंने वो बनाया है, समरी सा बनाया है। तो आप इनके अराउंड में अपने 100 वर्ड्स को लिखिए और अपने जब भी नेक्स्ट इवेल्युएशन के लिए आप आते हैं तो वो दिखाइए कि मैंने ये कर लिया है। क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आप दिखाओगे नहीं, तब तक वो श्योर नहीं होगा कि आपने बना लिया है ये। और सोर्सेज वही हैं आपके नोट्स, एनसीईआरटी 11 12 एंड जीसी लियोंग। आई विल सजेस्ट दैट प्लीज रीड द जीसी लियोंग सेकेंड पार्ट। प्रीलिम्स के लिए सेकेंड पार्ट नहीं पढ़ना होता है, बट मेंस के लिए आप सेकेंड पार्ट जो ह्यूमन वाला एंगल है आप डेफिनेटली पढ़िए, उससे आपको फायदा होगा आंसर लिखने में। कमिंग टू इन्वायरमेंट, इसमें कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें जो ईआईए है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इस पे एक प्रॉपर अलग से क्वेश्चन ही बनता है। तो इस टॉपिक को अलग से प्रिपेयर करना है अच्छे से। देन डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी डिजास्टर उस साल में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रहता है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट पूछ वो कोई भी सकते हैं, बट जो उस साल ज्यादा चल रहा है, जैसे इस साल हीट वेव्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, मतलब टेम्परेचर राइज हो गया, हीट वेव, तो हीट वेव्स बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। एंड इन्वायरमेंट इज कवरिंग 55 to 60 मार्क्स, और इसके क्वेश्चंस कुछ ज्योग्राफी वाले में भी कभी कभार आते हैं और पेपर 3 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो डिजास्टर्स किस तरह के पूछ रहे हैं, तो इसमें एक वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, जो डिजास्टर का जो फर्स्ट चैप्टर होता है जिसमें वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग वगैरह बताते हैं, वो वाले चैप्टर को अच्छे से करने हैं। दिस इज कॉमन फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है डिजास्टर से रिलेटेड, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए और हाउ दे फंक्शन, ये सब चीजें। देन ड्रॉट, ड्रॉट इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत न्यूज में चल रहा है ड्रॉट। earthquakes, urban floods, NDMA guidelines, then cloudburst, tsunami, उसके बाद एनडीएमए गाइडलाइंस अगेन, सेंडाई फ्रेमवर्क, इसमें जो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना सेंडाई फ्रेमवर्क के, अंडरस्टैंडिंग रिस्क और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, नॉन स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, ये जो 5 पॉइंट्स है, अगर आप इसको डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के 5 पॉइंट्स प्लस एक इंडिया का वो क्लाइमेट स्पेसिफिक है 6 पॉइंट्स, अगर आपने इसको रट लिए हैं अच्छे से, किसी भी डिजास्टर के क्वेश्चन में आप इस फॉर्मेट को यूज करो और आपके एकदम पूरा एक पेज का आंसर तैयार हो जाता है। हजार्ड जोनेशन मैपिंग वही है जो मैपिंग वाला, प्री डिजास्टर वाला। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, फिजिकल एंड देन इकोनॉमिकल, जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट, वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो मैप है वो जोन 2 3 4 5 वो सारा प्रिपेयर कर लेना है। लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि उस साल लैंडस्लाइड्स बहुत आ रहे थे तो इसलिए वो पूछ रहे हैं ये लोग, रिपोर्ट भी आई थी एक एनडीएमए की। क्लाउड बर्स्ट, कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन अभी फिर से चल रहा है न्यूज में। कोस्टल इरोजन पे ये हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं किसी ना किसी पेपर में। इनको उस साल का ये इंपॉर्टेंट था, गो एंड नो गो, जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी इम्पोर्टेंट हो गया। 13 के समय में पूछ रहे थे ये लोग, अभी फिर से बहुत सारा नेपाल से हमारे चल रहे हैं, भूटान से चल रहा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया, कार्बन क्रेडिट, ईआईए का अलग से क्वेश्चन है। देन सोलर एनर्जी, नमामि गंगे। तो इसमें क्या है कि अभी जैसे रिहैबिलिटेशन हो गया, प्रोग्राम फॉर लाइट इमिटिंग डायोड्स, हिमालयन कोस्टल स्टेट्स, देन रिवर इंटरलिंकिंग कॉमन थीम है, ज्योग्राफी में भी पूछता है, इसमें भी पूछता है, इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें प्लास्टिक वेस्ट भी आएगा, अभी बैटरी वेस्ट के रिलेटेड में कुछ गाइडलाइंस आई हैं, तो ये सब चीजों को प्रिपेयर करना है। वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन, ये अच्छे से करना है। देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट अभी अमेंड हुआ है, तो पूछ रहे हैं ये लोग। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम, वहाँ टूरिज्म से लिंक किया था, यहाँ भी पूछ रहा है कि इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। कोस्टल सैंड माइनिंग, कोस्टल इरोजन, ये सब इंटरलिंक टॉपिक्स हैं। अभी सैंड माइनिंग के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस आया है अभी, कि मतलब कि कुछ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल से परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको प्रेडिक्ट करना है कि इस साल के लिए क्या आ सकते हैं। ये जल शक्ति अभियान, तो जैसे यहाँ पे जो भी हमने देखा कि काफी सारे प्रोग्राम, सारे जल शक्ति, नमामि गंगे, तो जो भी उस ईयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक होता है, हॉट प्रोग्राम होता है, उसको प्रिपेयर करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पेपर 3 के लिए। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, मतलब सोलर एनर्जी तो पढ़ना ही पढ़ना है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो गया, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, देन ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, यूएनएफसीसीसी, देन सेलुलोज, ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन पूछ लिया था उस साल, मतलब काफियों के लिए बाउंसर था। तो 10 नंबर का है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो यार, मतलब एक दो पॉइंट आए, लिखो और मूव अपॉन। इसके पीछे सर फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 250 मार्क्स में ओनली 10 मार्क्स का ही है, बाकी 240 मार्क्स पे फोकस करो। तो इसलिए अपने मतलब काम को मेंटेन रखना है। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको कम समझ आ रहा है, तो मेरा तो बायो बैकग्राउंड है, तो मेरे को समझ में आ रहा था कि क्या पूछा, वो बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। फोटोकेमिकल स्मॉग, इसमें भी गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, मेंस के हिसाब से पढ़ा नहीं था, तो ठीक है, थोड़ा बहुत लिखा, एक आधे नंबर मिले होंगे, बट मेन फोकस है कि ऐसे बाउंसर्स रहेंगे, घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे फोकस करना, नंबर आपको उन्हीं पे मिलेंगे। कॉजेज ऑफ डैम फेलियर्स, टू लार्ज डैम फेलियर्स, पता नहीं इस साल डैम फेलियर्स बहुत हो रहे थे, ऑयल पॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, आईपीसीसी। तो ये देख रहे हैं कि लाइक दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच दे आर फोकसिंग। और इसमें भी अभी क्या है कि बैलेंस बना रहे हैं, पहले डिजास्टर से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते थे, बट नाउ इक्वल वेटेज दे रहे हैं, लाइक 25 फ्रॉम डिजास्टर एंड 35 फ्रॉम ए इन्वायरमेंट, मिला के दोनों मिला के मतलब कि 60 नंबर के अराउंड पूछा जा रहा है, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, इनमें मार्क्स फेच किए जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पेपर 3 में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली इकोनॉमी 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 पढ़ते रहते हैं, बट आप देखोगे कि पेपर 3 जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सबके लगभग 50-50 मार्क्स है। तो इकोनॉमी का बस 50 मार्क्स ही है, जबकि उसका सिलेबस बाकी चारों को मिला भी लें उससे ज्यादा है। तो उसको तो करना है, बट साथ में इन पांच चारों को आप साइड बाय साइड अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तभी इस जीएस 3 में अच्छे नंबर आएंगे। देन अगेन, ये जो टॉपिक्स हैं, आप इस पे एक्टिविटी आप 100 वर्ड्स के इस टॉपिक पे नोट्स बना के दिखाइए। इसमें सोर्सेज में एक है कि एनडीएमए का वेबसाइट है, उस पे आपको विजिट करना है, आधा एक घंटा थोड़ा स्क्रॉल करो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि ये आपके फायदे की लग रही है और आपको काम आएगा, 1 घंटे में जितना उससे आप ले सकते हो, कीवर्ड्स कीवर्ड्स आप नोट कर लो, बस। बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार जस्ट वेबसाइट को जाके देखो, यू विल गेट अ फील कि कैसे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें क्या आ सकती हैं, आपको खुद पता चलेगा। और नहीं तो विजन का डिजास्टर के लिए बहुत अच्छा वैल्यू एडेड मटेरियल है, वो मार्केट से आप परचेज कर लो और उससे पढ़ लो। सो ये एक अलग से एक्टिविटी दी है, इसमें मैंने करंट अफेयर्स जो लास्ट 1 ईयर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक चल रहे थे,
मई तक, वो मैंने इंक्लूड किया है। अभी जून जुलाई अगस्त, अभी जब हम लोग बूस्टर सेशन लेंगे तो उसमें और भी करंट अफेयर्स को ऐड कर देंगे। तो इन सब टॉपिक के अराउंड में आपको थोड़ा सा और प्रिपेयर करके रखना है इस साल। जैसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, मिशन लाइफ, देन रिपेयर, राइट टू रिपेयर या फिर इंडिया बिकमिंग अ रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, उसका ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, नीति आयोग का डॉक्यूमेंट आया है वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स के ऊपर में। देन यूएनसीसीडी का डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक डैशबोर्ड बना है। स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट चीता, उसके अराउंड में चीता प्रोजेक्ट का क्या हुआ, मतलब क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या चैलेंजेस आए। देन कंसेंट फ्रॉम एसपीसीबी मैंडेटरी फॉर रिवर सैंड माइनिंग, तो रिवर सैंड माइनिंग इंपॉर्टेंट है। सिलक्यारा टनल कोलैप्स हुआ तो उसमें रैट होल माइनिंग के माइनर्स का रोल आया था। उसमें योगा फॉर मेंटल फिटनेस, जो अंदर लोग 40 दिन तक फंसे हुए थे तो हाउ दे सर्वाइव्ड बाय डूइंग योगा फॉर देयर मेंटल फिटनेस और ऐसे करके। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये काफी कहीं भी यूज हो सकते हैं। इवन एथिक्स में कभी पूछ लेते हैं, कभी ज्योग्राफी में पूछ लेंगे या फिर पेपर 3 में पूछ लेंगे। तो आपको प्रिपेयर करना है। देन हीट वेव्स, अभी बहुत टॉपिक में ट्रिपल डिप लानिना के ऊपर में बहुत बातें चल रही है, तो इसको भी प्रिपेयर करना है इस साल के लिए। आईआर, आईआर के लिए 4 टॉपिक्स इन्होंने दिए, 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 10 नंबर के, 2 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आईआर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत कुछ भी पूछा जा सकता है, बट वहीं पे आईआर काफी मार्क्स फेचिंग भी है। अगर इसको अच्छे से हैंडल करोगे तो काफी भर भर के नंबर मिलेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसके मेजर थीम्स हैं जिनके ऊपर में ही क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड करते हैं। टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशनशिप, देन बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स और जिनका इंडिया के ऊपर जो इफेक्ट और इंटरेस्ट हो, then effect of policies and politics of developed and developing nations uh, on India's interest and Indian diaspora and important international institutions। तो हर साल एक इंस्टीट्यूशन पूछा जाएगा, एक इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडियन डायस्पोरा या फिर इंडियाज इंटरेस्ट पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रीजनल बायलैटरल या फिर मतलब मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स के बारे में होगा, और एक क्वेश्चन नेबरहुड के बारे में होगा। बस ये 4 टॉपिक्स हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, दैट्स इट। अभी इंडिया एंड इट्स नेबर में क्या पूछता है, एक गुजराल डॉक्ट्रिन पूछता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पूछता है। अभी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हॉट न्यूज चल रहा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया का। श्रीलंका के बारे में पूछ लेगा, मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, देन चाइना, अफगानिस्तान, ठीक है, साउथ चाइना सी हो गया, पाकिस्तान, प्रोजेक्ट मौसम एंड देन सार। तो दिस वे दे आर आस्किंग अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो एक क्वेश्चन आएगा तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का एक पन्ने का A4 शीट में हर कंट्री से जो जो दो चार मेन मेन चीजें हैं उसको आप प्रिपेयर कर लो, लिख लो कीवर्ड्स। डिफेंस डोमेन में, इकोनॉमिक के डोमेन में हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, विजिट्स हुई हैं कि नहीं हुई हैं हमारी, इन सब के एक पॉइंट बना के वो कर लो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और इस साल में जो भी नेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा, जैसे अभी 2 4 दिन पहले अभी वहाँ नेपाल की सरकार गिर गई, तो अभी न्यू गवर्नमेंट हो सकता है इंडिया से फ्रेंडली हो, हमसे बात करे, तो हमारे जो प्रीवियस इश्यूज हैं अगर वो कुछ सॉर्ट आउट हो रहे हैं तो मे बी ये अनफोल्ड हो सकता है आपके मेंस तक आते आते, और एक क्वेश्चन बन सकता है इंडिया नेपाल चेंजिंग रिलेशनशिप्स। तो इस तरह के कुछ चीजें आप प्रिपेयर करके रख सकते हो, सोच सकते हो कि मे बी आ जाए। देन चाइना, श्रीलंका, तो ये नेबरहुड में जो हमारे 8 कंट्रीज है नेबरहुड के, इनके बारे में पूछेगा। अभी जैसे वियतनाम से हमारा वो चल रहा है डिफेंस डील, तो ये सब भी प्रिपेयर कर सकते हो मेन मेन की पॉइंट्स। देन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, जापान, इंडिया जापान रिलेशनशिप, अफ्रीका, देन इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, साउथ ईस्ट इंडियन डायस्पोरा इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। डायस्पोरा में ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के डायस्पोरा,
मिडिल ईस्ट कंट्रीज के डायस्पोरा और वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज के डायस्पोरा। तो आपको इन तीनों में डिफरेंशियली प्रिपेयर करना है कि इन तीनों तरह के डायस्पोरा के क्या चैलेंजेस हैं और इन तीनों तरह के डायस्पोरा से हमें क्या एडवांटेज मिलता है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर हैविंग फ्रॉम देम। इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, इसराइल से रिलेशनशिप, यूएस ईरान। अभी इसराइल में भी वार हो रहा है और इंडिया का मतलब दो मेजर वार चल रहे हैं अभी वर्ल्ड में, रसिया यूक्रेन और इसराइल वाला। तो इन दोनों का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया पे और हम हाउ वी आर एबल टू बैलेंस आउट आवर रिलेशनशिप विद द वेस्ट एंड द दीज कंट्रीज। तो उस पे एक अच्छा सा एक ऐसे आपको प्रिपेयर करके रखना है। इंडिया एंड यूएस, यूएस तो अभी इंडिया और यूएस तो न्यूज में रहेगा। अभी मोदी जी हैज विजिटेड रसिया, सो दिस ईयर दे माइट आस्क इंडिया एंड रसिया रिलेशनशिप, और वो भी यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आए थे कुछ महीनों पहले हमारे यहाँ। तो इन हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग द रिलेशनशिप विद बोथ द कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो बैलेंसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएसए। इस तरीके से आपको क्रिटिकली इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखना है। देन अच्छा, इंडिया की इमेज इन साउथ, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ भी हॉट टॉपिक चल रहा है। ग्लोबल साउथ को आपको साउथ साउथ कॉपरेशन, ग्लोबल साउथ, ऐसे अभी इंडिया ने पिछले साल कोई कॉन्फ्रेंस ही कराई थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ करके। तो इस वजह से इनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है कि ग्लोबल साउथ में हम लोग का क्या क्या रोल है। इंडिया उसमें कुछ कुछ कर भी रहा है। क्यूब बनाया है, मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए समथिंग लाइक क्यूब है, कुछ हॉस्पिटल है, टेम्पोररी हॉस्पिटल कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम दैट। तो वो एक एक बुलेट पॉइंट्स वैसे प्रिपेयर करके रखने हैं। इंडिया जापान रिलेशनशिप, इंडो यूएस डिफेंस डील, अगेन इंडियन डायस्पोरा इन इस बार पूछा है, अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। देन अफ्रीकाज स्टोरी, ठीक है, यूएसए वर्सेस चाइना, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन को आईआर से रिलेट करके इन्होंने पूछा है। तो यूपीएससी अब काफी डायनामिकली इस तरह के क्वेश्चन बनाती है। आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के नाम आपको याद होंगे और जो भी चल रहा है, जैसे अभी ईयू का बताया कि क्लीन डेवलपमेंट वाला जो है, तो इस तरीके से अगर कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पता होंगे तो आप सबको अटैच करके एक अच्छा आंसर बना पाइएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, हर साल कोई एक इंस्टीट्यूशन आता है, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ, देन नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, देन इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज अगेन पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, देन परमानेंट सीट इन यूएन, यूएनएससी में परमानेंट सीट की जो हमारी डिमांड है उसके बारे में। ये बहुत ही टेक्निकल था कि मैकब्राइड कमीशन ऑफ यूनेस्को, अब इसमें अगर नहीं आता तो कुछ कर नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत यूनेस्को के बारे में एक दो लाइन लिख दो और आगे बढ़ जाओ, कोई टाइम वेस्ट करके ज्यादा फायदा नहीं अगर नहीं प्रिपेयर किया। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन अगर आया 2016 में तो इसके अराउंड में कुछ न्यूज रही होगी उस साल में, तभी पूछा है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ, इकोसॉक, डब्ल्यूटीओ, देन सेंट्रल एशिया असगाबात एग्रीमेंट। तो यहाँ कुछ थीम्स तो निकल के आ रही हैं कि लाइक डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को इंपॉर्टेंट है। फिर से यूनेस्को के बारे में पूछ लिया 19 में, और इस साल अगेन पूछ सकता है क्योंकि यूएसए है अगेन। इसमें इसमें क्वेश्चन था ना कि लाइट ऑफ यूएसए विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को, और इस साल यूनेस्को में यूएसए वापस से आ गया है। तो फिर से क्वेश्चन हो सकता है कि वाई इट हैज ज्वाइंड अगेन और क्या फायदा होगा। पैंडेमिक चल रहा था तो डब्ल्यूएचओ का पूछ लिया, क्वाड चल रहा था उस साल, क्वाड के बारे में, ऑकस उस साल ही बना था और उन्होंने पूछा था, और ये मीन्स से जस्ट 2-3 महीने पहले ही बना था। तो इसीलिए यू हैव टू कीप अ ट्रैक कि ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी चीजें पूछते हैं, जस्ट 1-2 महीने पहले कुछ चीजें हुई होंगी और उसका पूछ लेंगे। बिमस्टेक, जैसे पिछले साल G20 समिट हुआ था और उसमें अफ्रीका को इन्होंने ऐड कराया इंडिया ने, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रोइंग स्टेचर ऑफ इंडिया, G21 हो गया अब, तो उसमें क्या रोल आप देखते हो इंडिया का, I2U2। सो पिछले साल का जो इम्पोर्टेंट चीजें थे 23 के, SCO, देन इंडियन डायस्पोरा, वेस्टर्न डायस्पोरा पूछा था, नेटो क्योंकि रसिया यूक्रेन वार चल रहा था तो नेटो के ऊपर में पूछा है, ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे
वो एक डील सी साइन हुई थी क्योंकि ओनली हाई सी ट्रीटी साइन हुई थी, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसी तरीके से इस साल आपको देखने हैं कि कौन कौन, हम लोग भी बताएंगे अपने बूस्टर सेशन में कि इस साल के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मोर और लेस जीएस का जो पेपर है मेंस का, काफी हद तक प्रिडिक्टेबल लाइंस पे ही आता है। इसमें तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि उस साल लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया था। एससीओ भी प्रिपेयर किया था क्योंकि इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली थी उस साल एससीओ की। इंडियन डायस्पोरा तो हर साल के लिए मतलब एवरग्रीन टॉपिक है। नेटो, रसिया यूक्रेन वार से रिलेटेड, आईएमओ, ये हाई सीज ट्रीटी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो नॉट इन न्यूज था। तो एकदम बिल्कुल न्यूज के अराउंड ही पूछा जाता है। अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो होल पेपर इज प्रेडिक्टेबल। सी, अभी बताया कि इन तीनों टॉपिक से इक्वली सारे टॉपिक से आजकल पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। सो इसमें क्या है कि आईआर इज मोर रिलेटेड टू करंट अफेयर, तो इसमें मैंने इसीलिए पीवाईक्यूज की समरी नहीं बनाई है क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस को ये लोग ज्यादा पूछते हैं जो उस साल न्यूज में रहा है। तो मैंने लास्ट ईयर का न्यूज की चीजें देखी हैं और ये आपके लिए एक्टिविटी प्रिपेयर किया है। इसमें आपको 100 वर्ड्स बनाने हैं इंडियन डायस्पोरा के ऊपर में, नेबरहुड रिलेशनशिप्स के ऊपर, आईमी जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है G20 में जो साइन हुआ था, फिर इंडिया यूएस के स्पेस रिलेशनशिप्स, एक हमारी एग्रीमेंट साइन हुई है यूएस के साथ स्पेस रिलेटेड, तो वो एंगल को देखना है। इंडिया रसिया रिलेशनशिप, इसराइल हमास वार के ऊपर में इम्पैक्ट ऑन इंडिया और इंडियन डायस्पोरा, उसके बाद यूएस रीज्वाइंड यूनेस्को, देन रसिया वाज आउटस्टेड फ्रॉम यूएनएचआरसी, तो जो वो जैसे ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं ना डब्ल्यूटीओ यूनेस्को, तो इस साल यूएनएचआरसी पूछ सकते हैं कि क्या है और ये रसिया को नहीं ले रहे हैं उसमें इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, तो समवेयर अराउंड दैट दे माइट आस्क। यूएन पीस कीपिंग मिशन के 75th ईयर्स हुए हैं, तो जब भी किसी का 25 ईयर 50 ईयर 75 एनिवर्सरी या 100th एनिवर्सरी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है उस साल में है तो उसको ध्यान देना है। ग्लोबल साउथ ब्रांड लाइन, इसके ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है। और बिमस्टेक जो है वो इंडिया अभी पिछले 1-2 साल पहले ही बिमस्टेक का चार्टर फॉर्मलाइज किया है और अब हम लोग थोड़ा सा लिवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पोस्ट पेंडेमिक ट्रेड भी हमारा नेबर्स के साथ 5% से फॉल करके अभी 3% पे आ गया है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा लिवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के भी इन सिंक है। तो हम लोग को ये बिमस्टेक वगैरह का जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी क्वाड एक्ट पास हुआ यूएस में, तो अगर क्वाड पे अगर वो लोग ध्यान दे रहे हैं तो हमें इसको भी पढ़ने की जरूरत है। उसी तरीके से जैसे एनडीएमए के वेबसाइट पे विजिट किया, एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आप वेबसाइट विजिट कर लीजिए, एक नजर 1 घंटे टाइम स्पेंड कीजिए वेबसाइट पे, देखिए वहाँ किस कंट्रीज पे क्या है, कैसे विजिट्स को और क्या इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से अंदाज लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट एरियाज लग रहे हैं आपको और उनको प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। So this exercise again, you have to write down 5 learnings from today's session and WhatsApp it to your mentor. Thank you. So this was the today's session regarding all the geography, environment, and disaster management and IR aspects. Over to Abhilash sir. Thank you, Alok, for taking through the entire subject question wise, which has come from 2013. See, the exercise, we assume that today's session will help you to at least run through those questions and understand the boxes where he has highlighted are the major area of questions or demand which has been asked. इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसमें से आपको ये भी पता चलेगा कि सर्टन टॉपिक्स विच आर वेरी फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी, उसका 100 वर्ड्स आपको लिखना ही है, प्लीज डू इट टुडे बाय टुमारो। सो देयर इज अ क्वेश्चन पेपर आल्सो बीइंग शेयर्ड एंड उसको वो इधर आपके पास लिंक में लिखा जाएगा एंड आई विल आल्सो बी शेयरिंग इट इन व्हाट्सएप टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर एनरोल्ड। प्लीज बाय टुमारो एंड ऑफ द डे उसको लिख के बी ऑन टाइमलाइन एंड सेंडिंग द आंसर, रिटन आंसर।
आपसे आठों के आठों क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप 5 क्वेश्चन करिए बस, और ये सारे क्वेश्चन 15 मार्क के क्वेश्चन है, 12 मिनट आपको लगाने हैं पर क्वेश्चन, 5 12 60, 1 आवर, दैट्स इट। बट आप करके दीजिए, लिख के दीजिए, देन वी नो डिस्कस, वी कैन देन डिस्कस कि कैसे इस सेशन का जो भी रेलेवेंसी है, हाउ मच इट इज फॉर यू। इफ यू आर वेल वर्स्ड, देन लेट्स मूव ऑन टू अ मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ स्कोरिंग हाई इन द एग्जाम। पर अगर आप बेसिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं एंड यू नो यू नॉट एबल टू, तो देन इट बिकम्स अ चैलेंजिंग कि आज अगर नहीं करोगे तो ये टाइम वापस आएगा नहीं, तो बेटर डू इट राइट अवे। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ वन ऑफ द वेज, जो हम ये 100 वर्ड्स का कह रहे हैं ना, सी आपको प्लेन A4 शीट लेना है और एक रिंग बाइंडर फाइल होता है। रिंग बाइंडर फाइल क्या होता है, जिसमें 2 छेद होते हैं जैसे सरकारी फाइल में होता है। तो जिसमें हम आप पेपर, सरकारी फाइल में आप क्या करते हैं, एक रिबन डालते हैं। यहाँ पे रिंग बाइंडर फाइल में आपके एक रिबन, एक रिंग होता है, वो खुलता है, उसमें आपको वो, आपको एक रिंग बाइंडर, रिंग में मशीन में मिलता है, उससे आप रिंग बना, होल बनाते हैं उसमें सेंटर ऑफ द पेपर लेके, और फिर आप उस पेपर पे जो भी लिखते हैं आप उसे ऐड करते हैं। आप एक राइटिंग पैड लिखिए या ड्राइंग पैड जो भी बोलते हैं, उसमें आपने सारा चीज़ लिखा, आपने 100 वर्ड लिख दिया उस टॉपिक का। कल को उस पर कोई न्यूज़ आ गई, तो आपने अपनी A4 शीट में, फ्रेश A4 शीट में, उस न्यूज़ के ऊपर जो भी आइटम है आपने लिखा, और आपने जो अपने 100 वर्ड लिख के रिंग बाइंडर फाइल में डाला है, रिंग बाइंडर को खोलिए और उस पेज को उसके साथ अटैच कर दीजिए, दोनों साथ में रहेंगे। एक हो गया आपका 100 वर्ड्स का कॉन्सेप्ट, और एक हो गया आपका करंट अफेयर जो अभी हमने बात किया, तो आपने ऑब्जर्व किया, आपके, आप कहीं से भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ये रेलेवेंट है, सो नाउ यू कैन कैटेगराइज योर मेहनत इनटू एग्जैक्टली 100 वर्ड जिसके लिए आपने लिखे हैं। जिसके नहीं लिखे वो लिखो और करो। सो दिस इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट उसमें फिर एड ऑन करता है, और यही आलोक कह रहा है कि आपको जो रिवाइज करना है, रिवीजन के लिए मटेरियल कहाँ से आएगा? ये थोड़ी क्वेश्चन पेपर को फिर से देख के रिवाइज करना है। जो आपने 100 वर्ड्स लिखा है उसको 100 से 10 वर्ड्स आपके दिमाग में ऐसा इमेज रहेगा वो, और वो आता है सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और उसमें करंट अफेयर ऐड करते करते तो आपका रिंग रिंग बाइंडर फाइल एक मोटा मोटी कंटेंट फाइल हो जाता है, विच विल हेल्प यू टू स्टे एग्जैक्टली इन फोकस एज पर एग्जामिनेशन। अब आपको लगता है कि मैंने कहीं से कुछ अच्छा जो चाहिए, कटिंग करो, कटिंग डाल के वही A4 में चिपका के लगा दो, हाउ एवर यू वांट टू। आज के ज़माने में वो करते नहीं है, बिकॉज़ डिजिटली सारा चीज़ है, कट कॉपी पेस्ट। बट आप कहीं से भी लिख रहे हो, कुछ प्रिंट करो, डाल A4 में डाल। सी दैट आप उस टॉपिक के अराउंड सारे इन्फॉर्मेशन जो आप अपने ब्रेन में रखना चाहते हो, गैदर करना चाहते हो, इट इज़ देयर इन योर रिंग बाइंडर फाइल। इसलिए मैंने आपको कॉपी बनाने की लिए नहीं बताया। क्रिएट अ रिंग बाइंडर फाइल, 20-25 रुपए की रिंग बाइंडर फाइल आती है, और A4 का शीट आपको मिल जाएगा 200-300 रुपए में, टोटल पूरा बाइंडिंग 500 का शीट, या और भी सस्ते मिल जाएगा अमेजोन के डील्स वगैरह में। और वो पंचिंग मशीन आती है अराउंड 30-35 रुपीज़ का, और आपको पेन्स तो आपको यूज़ करना है, वही हमारे सोर्स हैं। तो आप इसको करना शुरू कर दीजिए, and then you will enjoy that how categorically you are creating notes, and that is what will start differentiation from right on. With that we'll close our session. All our FAQs जो भी है डिस्क्रिप्शन में, हाँ वेलकम, डिस्क्रिप्शन में ये चल रहा है, आपके पास डिटेल है हमारे पास, हमारे इसका, हाउ डू यू रीच आउट टू अस। आप व्हाट्सएप से रीच आउट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, सो यू रीच आउट विथ योर कंसर्न एंड विल सॉर्ट। या लोग टेल। वो जैसे कि एक मुझे चीज याद आई, मैं जब शुरू के मेंस में मैं कर रहा था तो मैंने वैसे रिंग बाइंडर फाइल बनाई नहीं थी। तो जब रिवाइज करना होता था एग्जाम के एक दिन पहले या जो ब्रेक मिलता था उस वाले में, तो पूरी मोटी कॉपी से और बहुत हेक्टिक हो जाता है। जब मैंने फिर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट से मैंने जब रिंग बाइंडर फाइल में जब बना लिया, तो उसके बाद बहुत इजी हो जाता है कि जो एग्जाम के पहले या फिर एक दिन पहले जब आप पढ़ते हो ना, तो वो सारा का सारा टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से आप बनाओगे तभी वो वहां पे रहेगा। दूसरी चीज आप ये देखोगे कि जब भी रिजल्ट आता है, सारे टॉपर लोग अपना नोट्स देते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे बांटते हैं कि ये मेरा नोट्स है, ये मेरा नोट्स है। तो मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जिस आदमी का मतलब जो टॉपर बन रहा है, ये प्रोसेस का पार्ट है कि जिस दिन आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे ना, तो फिर आप टॉपर बनोगे। इट्स नॉट द अदर वे राउंड कि टॉपर के पास नोट्स होता है। जब आपके नोट्स रेडी हो जाते हैं ना, तभी आप टॉपर बनते हो। तो ऐसा मेरा मतलब कि ऑब्जर्वेशन रहा है इसमें। एक्चुअली इसको मैं इस तरीके से कहूँगा ना, आप अगर अपना राइटिंग
एक टॉपर का नोट जिसके बच्चे पढ़े और देखें, उस हिसाब से सोच के आज से बनाएंगे ना, आपके में क्लैरिटी रहेगी, पर्पस रहेगी। ऐसे कचरा लिख के अपना नोट बना दिया, खर खर कर कुछ भी लिख दिया, जब आप खुद ही नहीं पढ़ पाओगे दूसरा क्या पढ़ेगा? तो आपको ये देखना है कि आपका जो काम आप कर रहे हो उस डेडिकेशन और शिद्दत से कर रहे हो कि सामने वाला उसका बेनिफिट ले पाए। तो उस हिसाब से आप बनाइए। एंड विद दिस वी विल टॉक मोर अबाउट इट इन द कमिंग, बिकॉज आज ज्योग्राफी में श्योर। ऐसी चीजें थी, आईआर में ऐसी चीजें थी जहाँ पे आपको करंट अफेयर की चीजों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। आपको फाउंडेशन पता होना चाहिए, क्या रिलेशन है, क्या है क्वाड, क्या है वो, उसके बारे में जो आपके प्रीलिम्स की नॉलेज है, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। और उसके बाद उसके जो करंट न्यूज में जो आइटम है उसके जो पिक्यूलैरिटीज हैं वो लिखने पड़ेंगे। देन ओनली यू विल बी रेडी फॉर द आंसर्स। और फटाफट आप क्वेश्चन दोगे, आंसर लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे। वो एटीट्यूड चाहिए। Any which way, with this, thank you, Alok, for taking the session, today's session. थैंक यू। All the queries whichever come over there, आपका जो personal counseling में you will get it sorted. Please start sending your answers for evaluation. आपने कहीं और से कर रहे हो, कुछ और तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको इवेल्युएशन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट की बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ नंबर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आप प्लीज टेक दो सेम क्वेश्चन सेट और हमें भेजिए। इस टॉपिक से नहीं है, कोई और है, GS4 का है, भी आप भेज सकते हैं। इट इज नॉट बाइंडिंग, हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है जस्ट टू बी ऑनलाइन कि हम एज कमिटेड, हम आपको एक और फोकस अगर आपके तरीके। पास इवेलुएटेड कॉपी भी है, अगर आप वो इवेलुएटेड को भी अगर रीड कराना चाहते हैं या फिर उसमें और कुछ समझना चाहते हैं तो भी भेज के दिखा लो। मतलब सेम कॉपी में कोई वैसा इशू नहीं है कि वो नहीं देखेंगे। और मतलब पर्पस हमारा एक ही है, आपको हर वो चीज से जो आप बेहतर हो सकते हैं आपको वो रियलाइज कराया जाए और वो प्रैक्टिस में आपको लाया जाए। That's it. आप हमें टाइम दोगे तो हम उस पर इम्प्रूवमेंट दिखा पाएंगे। पर एज गोइंग, और अगर आप अगस्त 25 के बाद सोचोगे कि अब मैं देख के करूंगा, तो इट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस, जो बोल रहा है और जो करने वाला। तो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर सेइंग कि अर्ली यू डू इट, बेटर यू गेट टाइम टू गेट इट स्ट्रक्चर्ड। एंड मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, मेरा एक बार पूरा नहीं हुआ, ये कभी नहीं होने वाला माइंडसेट। जिनकी पढ़ाई होते होते भी वो कई बार मेंस दे रहे हैं, उनके लिए उनसे भी नहीं हो रहा। पढ़ाई कभी कंप्लीट होने वाली ही नहीं है इस एग्जाम में। जिस तरीके से हमने जो बोला अभी कि तक नहीं हुआ वो 2 महीने में भी नहीं होगा। हाँ, हमेशा ऐसा रहेगा क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है, हर चीज इंपॉर्टेंट लगता है इसमें, तो कभी हम्म। एंड ही नहीं होने वाला वो। तो इसीलिए, और एक मजे की बात है, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि हम सोचे अगस्त 31 के बाद कोई ऐसा टॉपिक आएगा नहीं एग्जाम में, 2 दिन पहले कुछ टॉपिक डिस्कस हुआ वो एग्जाम में आ जाता है। ऐसे कैसे होता है? बिकॉज वो टॉपिक के बारे में कहीं पिछले साल से बात चल रही होगी, उसका 1 साल कंप्लीट हो रहा है, न्यूज में आया उसके बारे में, पर यूपीएससी वालों ने पहले ही उसको पकड़ रखा है कि ये बड़ा ट्रेंड पे आने वाला है चीजें। तो और सितंबर वगैरह में यूएन के सारे कमीशन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज जो यूएन के लास्ट ईयर साइन अप हुए थे उस पर बात होती है, वेदर सम एक्टिविटी हैज टेकन और नॉट। और आप देखो यूएन रिलेटेड क्वेश्चन फटक से आ जाएगा, और आप एग्जाम दे रहे होगे, वहां पे प्राइम मिनिस्टर जी उस पर आंसर दे रहे होंगे यूएन के डायस में कि ये ऐसा हो रहा है। दैट्स द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस पेपर मेकर मेक इन द एग्जाम। कभी आपका कंप्लीट नहीं होने वाला, बट जो आपके बेसिक्स और फाउंडेशंस और टेक मार्क के लिए आपको, मेरे को इसमें 100 वर्ड पता है, वो स्टेट ऑफ माइंड आप अचीव कर सकते। चलो, इनफ ऑफ ज्ञान, लेट्स सी व्हाट यू आर राइटिंग एंड सेंडिंग अस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, बाय।